गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो हम लोग जो आज वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एनटीपीसी वॉल्यूम 3 के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 19 के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं 39 से 42 पजल का क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक परिवार में एक ही साल में 6 बच्चे ए बी सी डी ई और एफ का जन्म हुआ है। किसका किसका? तो ए बी सी डी ई एफ का जन्म हुआ है। तो किसका किसका? तो ए बी सी डी ई और एफ, मतलब इन 6 बच्चों का जो जन्म हुआ है वो इस तरह से दिए हुए हैं। सॉरी, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो अब जरा देखना है कि इंफॉर्मेशन क्या है। ये तो समझ गए कि 6 बच्चे बी सी डी एफ का जन्म किसी भी दो बच्चे क्या 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 कह रहा है कि किसी भी 2 बच्चे का जन्म एक महीने में नहीं हुआ, मतलब सब अलग अलग महीनों में जन्म लिया है। 6 बच्चे का जन्म अलग अलग महीनों में जन्म हुआ है। अच्छा, डी का जन्म 30 दिनों वाले किसी महीने में हुआ है। डी का जन्म कब होगा? तो 30 दिनों वाले महीने में हुआ होगा। तो यहाँ पर साइड में लिख लिए कि डी का जन्म जो होगा वो 30 दिन वाले महीने में। तो 30 दिन वाला महीना 4 होता है, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। फिर कह रहा है कि लेकिन बी और सी से पहले, लेकिन बी और सी से पहले, ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है कि लेकिन बी और सी से पहले। तो डी का जन्म बी और सी से पहले हुआ है। तो एक काम करते हैं, इस फॉर्मेट को चेंज करके, क्योंकि बिफोर वगैरह का भी यूज किया है, तो हम एक काम करेंगे, इस फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए सर, करेंगे क्या? तो बनाने का फॉर्मेट देखिएगा। तो कह रहा है डी का जन्म 30 दिन वाले किसी महीने में हुआ है, लेकिन बी और सी से पहले हुआ है। मतलब कि डी ऊपर होगा, अब बी और सी नीचे होगा, और डी जो होगा वो 30 दिन वाले महीने में होगा और बी और सी से पहले होगा। तो याद रखिएगा बी और सी इसके बाद होगा। ठीक है, बी और सी से पहले। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल बी और सी से पहले। ए के महीने और ई के महीने में 2 महीने का अंतर है, मतलब कि ए और ई के बीच में कितने महीने का अंतर है? तो 2 महीने का अंतर है। और एफ का जन्म दिसंबर महीने में हुआ है, मतलब कि एफ तब तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। और एफ का जन्म किस महीने में हुआ है? दिसंबर महीने में हुआ है। एफ का जन्म दिसंबर महीने में हुआ है। क्लियर? तो एफ का जन्म दिसंबर महीने में हुआ है, तो ये सबसे लास्ट हो जाएगा। और भी कोई दिया हुआ है? कोई भी 2 बच्चा का जन्म लगातार के महीनों में नहीं हुआ है। अब बताइए, डी का जन्म 30 दिसंबर में हुआ है, तो नवंबर में तो कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा। अब ये जब भी होगा या तो अप्रैल होगा, जून होगा और सितंबर होगा। ठीक है, कोई भी 2 बच्चा का जन्म लगातार के महीनों में नहीं हुआ है। ए सबसे बड़ा नहीं है, मतलब कि ए जो सबसे पहले जन्म लिया होगा बड़ा होगा, तो ए सबसे बड़ा नहीं है। डी के बाद बी सी, और ए सबसे बड़ा नहीं है, ए सबसे बड़ा नहीं है। जबकि एफ के जन्म लेने और सी के जन्म लेने के मध्य एक बच्चे ने जन्म लिया है। तो एफ और सी के बीच में एक बच्चा ने जन्म लिया है। तो एफ और सी के बीच में एक बच्चे ने जन्म लिया है। तो 4 तो हो गया। तो एफ और सी के बीच में एक बच्चे ने जन्म लिया है और एफ सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, लेकिन जबकि एफ जन्म लेने और सी के जन्म लेने के मध्य एक बच्चे ने जन्म। अच्छा, ए सबसे पहले नहीं होगा, तो डी भी सबसे पहले नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ए अगर सबसे पहले नहीं होगा तो डी भी सबसे पहले नहीं होगा। तो डी से पहले क्या हो जाएगा? बी, सी, और ए पहले नहीं होगा, तो बच कौन गया? तो ए बी सी डी ई बच गया है। मतलब कि ई का जन्म जो होगा वो सबसे पहले होगा। ई का जन्म सबसे पहले होगा। तो ई को अगर जनवरी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ई को अगर जनवरी लेते हैं, अब डी के बाद बीसी हो जाएगा, डी के बाद बीसी होगा। अब जनवरी के बाद फरवरी तो नहीं ले सकते, मार्च। अब हम ए को यहां रखते हैं, क्योंकि यहां पे क्लियर है एफ लास्ट होगा और एफ सी के बीच में एक ही होगा। तो ए को आप यहीं ना रखेंगे, क्योंकि डी के बाद बी और सी होगा, डी के बाद बी और सी। अब बताइए कि जनवरी हो गया तो फरवरी नहीं हो सकता, मार्च, यहां पर क्या हो जाएगा? तब अप्रैल हो जाएगा। कहिए क्यों? अब ये क्या हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? तो अप्रैल। ठीक है, नहीं, अप्रैल नहीं ले सकते आप। कहीं कैसे? तो ध्यान दीजिएगा,
अब जनवरी होगा तो ये फरवरी नहीं, क्या हो सकता है, या तो मार्च हो सकता है या अप्रैल हो सकता है। मतलब कि डी अप्रैल आप नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि जनवरी के बाद मार्च अप्रैल तो नहीं ले सकते, तो ये क्या हो जाएगा, जून। जून के बाद जुलाई छोड़ करके अगर अगस्त कर दिए इसको, अगस्त के बाद सितंबर छोड़ करके अक्टूबर कर दिए इसको, क्या कर दिए, अक्टूबर कर दिए, तभी ना पॉसिबल, क्योंकि दिसंबर है तो नवंबर नहीं ले सकते तो अक्टूबर है तो सितंबर नहीं ले सकते, अगस्त है तो जुलाई नहीं ले सकते, जून। अब बच गया जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो जनवरी के बाद देखिए क्या कह रहा है, डी का जन्म 30 दिन वाले किसी महीने में हुआ है, लेकिन बी और सी से पहले। ए के महीने और ई के महीने में 2 महीने का अंतर है। अब ए और ई के महीने में 2 महीने का अंतर है, तो जनवरी है तो ये क्या हो जाएगा, अप्रैल, क्योंकि 2 महीने का अंतर है। देख लीजिए, इसका यूज करना है ना आपको, हो गया, सेट हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 39 नंबर में, ये बताइए, सी का जन्म किस महीने में हुआ है? तो सी का जन्म बताइए किस महीने में हुआ है, तो अगस्त महीने में हुआ है। तो 39 का जो आंसर चला गया वो बी चला गया। समझे, क्योंकि एफ सबसे बड़ा क्लू है, एफ दिसंबर, और एफ और सी के बीच में एक जन्म लिया है। अब ए जो है सबसे ऊपर नहीं होगा, तो बी सी भी तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो ई हो गया, क्योंकि दिसंबर लिए हैं तो अक्टूबर लेना पड़ेगा, अगस्त, जून। देखिएगा, जैसे ही आप अगर दिसंबर लिए, दिसंबर के बाद आप नवंबर नहीं ले सकते तो अक्टूबर लेंगे, अक्टूबर के बाद क्या सितंबर नहीं ले सकते तो अगस्त लेना पड़ेगा, यही लेना पड़ेगा, अगस्त के बाद जून, क्योंकि एक महीने का अंतर लेंगे। अब जून के पहले अप्रैल ले सकते हैं, अब अप्रैल से पहले जनवरी इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि ए और ई के बीच में 2 महीने का अंतर दिया हुआ था, और क्वेश्चन सेट हो गया। क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ पूछ रहा है, किन बच्चों का जन्म 30 दिन के महीने में हुआ है? तो 30 दिन के महीने में किन किन बच्चों का जन्म हुआ है? एक तो डी और ए और डी का जन्म जो हुआ है वो क्या हो जाएगा, किन बच्चों का जन्म 30 दिन के महीने में हुआ है? तो ए और डी, मतलब कि ऑप्शन क्या कर सकते हैं, डी नंबर। क्लियर? मतलब कि जून में हुआ है, 40 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर? 41 नंबर आंसर देखिएगा, 41 नंबर भी इसी पर है। 41 नंबर में क्या कह रहा है कि अक्टूबर के महीने में किसका जन्म हुआ है? तो अक्टूबर के महीने में किसका जन्म हुआ है? तो बी का जन्म हुआ है, मतलब कि ऑप्शन सी। तो 41 का ऑप्शन जो होगा वो सी चला जाएगा। एक सवाल और है इस पे, क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि ए ने किस महीने में जन्म लिया? तो ए ने किस महीने में जन्म लिया? तो ए ने अप्रैल में जन्म लिया, मतलब 42 का ऑप्शन ए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए जरा जल्दी से लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल था ये और आसानी से बन भी गया। क्योंकि देखिए 1 महीने का अंतराल है, क्लियर दिया हुआ है, कोई भी 2 बच्चा जन्म लगातार के महीने में नहीं हुआ है, तो दिसंबर के बाद नवंबर नहीं, अक्टूबर लेंगे। फिर उसके बाद अक्टूबर ले लिए तो अब आप सितंबर नहीं ले सकते, अगस्त ले लिए तो जुलाई नहीं, जून नहीं, जून के बाद मई नहीं, अप्रैल ले सकते हैं। ठीक है, अब पहले ई लेते तो क्या, तो ए और ई के बीच में 2 महीने का अंतर, तो ये अप्रैल हुआ, तो अप्रैल और जनवरी के बीच में ही 2 महीने का अंतर, यानी कि फरवरी और मार्च 2 महीने का अंतर होगा। डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 57 नंबर में। सीता अशोक की भतीजी है, मान लो कि ये रहा अशोक। अब सीता कौन है? तो अशोक की भतीजी है, ये हो गई सीता। ठीक है, तो सीता अशोक की भतीजी, अशोक की माता लक्ष्मी है, मतलब ये लक्ष्मी हो गई, अशोक की माता लक्ष्मी है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी जो है वो लक्ष्मी की माता है। कल्याणी का पति गोपाल है, कल्याणी का पति कौन है? गोपाल है। क्लियर? कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है। ओहो, फिर से देखो क्या कह रहा है कि सीता अशोक की भतीजी है। मान लो कि ये अशोक है, अब अशोक की भतीजी का मतलब अशोक की भाई की बेटी कौन हो गई? सीता।
उसके बाद कह रहा है कि अशोक की माता जो है वो लक्ष्मी है। कल्याणी लक्ष्मी की माता है, तो यहां पे कल्याणी हो गई। गोपाल कल्याणी का पति गोपाल है। कल्याणी का पति कौन है? गोपाल। अब पार्वती गोपाल की सास। अब पार्वती गोपाल की सास मतलब कल्याणी की मां हो जाएगी। ये कौन हो गई? पार्वती। बन गया क्वेश्चन, ठीक है। तो सीता का गोपाल से क्या संबंध है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए कि सीता का गोपाल से क्या संबंध है? तो गोपाल की कौन? गोपाल की बेटी, अब बेटी की पोती। तो बेटी की पोती मतलब गोपाल परपोते की बेटी। तो गोपाल का परपोता नहीं, पोते की बेटी होगी ना। तो सीता कौन है? गोपाल की 1 2 3 जनरेशन नीचे, मतलब कि सीता गोपाल की परपोती है। तो 57 का जो आंसर होगा वो सी चला जाएगा। क्वेश्चन इसमें छूट गया है, नहीं, 1 सेकंड देखने दीजिए। तो उनचालीस से 42 के बाद सीधे 57 नंबर हो गया है। कुछ क्वेश्चन जिसमें छूटा हुआ है। देखिए कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है, मैं उसको आपको करवा देता हूँ। 57 नंबर तो खैर बता दिए ना। देखो कुछ क्वेश्चन इसमें स्लाइड नहीं बना हुआ है, वो मैं यहाँ से करवा देता हूँ, ठीक है। 39 से 42 के बाद जो क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, वो मैं आपको यहाँ से करवा देता हूँ। 43 नंबर क्वेश्चन भी आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है A + B का अर्थ है A B का पिता है। प्लस का मतलब है पिता, माइनस का अर्थ है पुत्र। 43 नंबर मल्टीप्लाई का मतलब है माता, और डिवाइड का अर्थ दिया हुआ है पति, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है समीकरण में खाली जगह पर क्या भरा जाए ताकि साबित हो सके कि CA का पुत्र है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि CA का पुत्र हो, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा? तो दिया हुआ है A / B मल्टीप्लाइड बाय C। कह रहा है यहाँ पर क्या भरा जाए, यहाँ पर क्या भरा जाए ताकि C A का पुत्र हो। तो C क्या हो? A का पुत्र हो। चलिए देखिए यहाँ पर पहले ये बताइए A / B का मतलब क्या हुआ? मतलब ये पति और ये पत्नी, ये दोनों पति पत्नी है। अच्छा, मल्टीप्लाई का मतलब ये माँ, मतलब ये क्या हो जाएगी? C की माँ हो जाएगी। देखिए तो ये कौन हो जाएगी? ये पति हो गए, ये माँ हो गए, ये माँ हो गए। मतलब कि यहां पर क्या डालना पड़ेगा? CA का पुत्र, पिता पुत्र माँ और पति। तो देखिएगा CA का पुत्र, तो C की माँ का पति, तो ये दोनों माता पिता हो गए। तो अब यहां पर C क्या हो? या तो पति हो, अगर मान लीजिए कि पति डाल दिए, कुछ भी डाल दो, पति डाल दिए तब भी इसकी माँ हो गई, ठीक है, पति डाल दिए तो CA का पुत्र हुआ। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी डाल दें, कुछ भी सिंबल डालने पर सारा का सारा आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हम आपको 43 नंबर, मतलब कि डिवाइड भी डाल सकते हैं, और डिवाइड के बाद ये पुत्र नहीं डाल सकते,
और अगर पिता कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पिता, तो यहाँ पर ये क्या, क्योंकि फीमेल तो ले नहीं सकते, मतलब कि डिवाइड डालें या प्लस डालें, दोनों से आ रहा है, तो 43 का आंसर क्या चला जाएगा, डी। बस खाली जेंडर क्लियर करना है, मेल, तो मेल का जेंडर कहां से क्लियर हो रहा है, पिता से और पति से। सर पुत्र नहीं डाल सकते क्या, नहीं, तो पुत्र तो ये दोनों का पुत्र है, तो डी का भी पुत्र, ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये हो गया 43। 43 के बाद 44 नंबर देखिएगा। 44 नंबर भी रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि स्लाइड में छूट गया है। तो 44 में कह रहा है कि कुछ कबूतर पक्षी है, मान लो कि ये कबूतर है, अब कुछ कबूतर क्या है, पक्षी है, सभी पक्षी मनमोहक है और कुछ मनमोहक जानवर है। डायग्राम तो चलिए बन गया। अब डायग्राम बन गया तो क्या कह रहा है देखिएगा जरा, पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन कह रहा है कि सभी जानवर पक्षी है। अच्छा बताइए कि क्या सभी जानवर पक्षी है, नहीं है। दूसरा, कोई जानवर पक्षी नहीं है, कोई जानवर पक्षी, निगेटिव बात कर रहा है, गलत। तो क्या हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, तो 44 का आंसर डी हो जाएगा। 44 के बाद 45 नंबर भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 45 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, SKMAR 5 मित्र है, लंबाई में S K से छोटा है लेकिन R से लंबा है। तो S जो है वो K से छोटा है लेकिन R से लंबा है, 5 लोगों में। तो S K से छोटा लेकिन R से लंबा है, M सबसे लंबा है, A लंबाई में K से थोड़ा सा कम है। क्या कह रहा है कि M सबसे लंबा है, मतलब कि M जो है वो सबसे लंबा है। अब S के बारे में कह रहा है कि A लंबाई में K से थोड़ा सा कम और S से थोड़ा सा लंबा, K से थोड़ा कम और S से लंबा। इसका मतलब क्लियर है कि यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर K हो जाएगा और यहां पर A हो जाएगा, क्योंकि A जो है K से थोड़ा कम और S से लंबा। तो क्या पूछ रहा है, यह बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिससे कि 2 व्यक्ति लंबे और 2 व्यक्ति छोटे, मतलब कि आंसर A हो जाएगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग D हो जाएगा। 45 का ऑप्शन D। ये 3 क्वेश्चन छूट गए थे, ये 3 क्वेश्चंस का स्लाइड नहीं था। और भी कोई क्वेश्चन, हाँ, एक 51 नंबर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपका 51 नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा 51 नंबर में क्या कह रहा है। 51 में अशोक को मदुरै का टिकट बुक कराना चाहता है, ठीक है, वह चलना शुरू करता है और बुकिंग ऑफिस तक जो उसके घर के पूर्व में पहुंचने में 5 किलोमीटर का रास्ता तय करता है। तो मतलब पूर्व में कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। वहां से वह 3 किलोमीटर चलकर बाजार की तरफ उत्तर की ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ से 3 किलोमीटर वो बाजार की तरफ उत्तर की ओर मुड़ जाता है। वहाँ से वह अपने मित्र संदीप के घर और जो 5 किलोमीटर दूर है बाएं मुड़ जाता है। अब 5 किलोमीटर बाएं मुड़ता है और अपने दोस्त संजीव के घर पे पहुँचता है, ठीक है। अब उसे अपने घर लौटना है, तो उसे अपने घर तक पहुंचने में कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो आप जरा बताइए कि इसको अगर अपना घर जाना है तो क्या करेगा, घर जाने के लिए कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, 51 का आंसर बी है। इसके बाद से सारे क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू करके दिए गए, ठीक है। तो चलिए जरा 57 नंबर क्वेश्चन तो बता दिए हम। 57 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक श्रृंखला में समीपस्थ अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में एक एक की कमी होती जा रही है। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से किसमें नियम का पालन किया गया है, मतलब एक एक अक्षर छोड़ा गया है, ठीक है। तो जैसे कि 4, 10, 15, 20 और 22, ठीक है। 4, 10, 15, 20 और 22 यहां देखते हैं। तो 4, 10, 4,
4, 10, 15, 19 और 22। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे तो 4 से 10 में मतलब 6, 5, अब यहां 4 होना चाहिए, मतलब कि ए में नहीं है। यहां पर देखते हैं 6, 5, 4, 4 के बाद 3, मतलब कि आंसर क्या हो गया 62 का बी। मतलब किसमें छोड़ा गया है, तो 6, 5, 4, 3 का गैप, यहाँ पे 6, 5 के बाद 5 कर दिया, तो ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। एक बार और समझो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सभी के बीच में जो अक्षर छोड़े गए हैं उसका डिफरेंस जो है एक एक घटता जा रहा है, एक एक क्या हो जा रहा है, वो घटता जा रहा है। समझ गए? तो वही कह रहा है कि जब घट रहा है तो उसका क्या होगा। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। 63 नंबर में क्लॉक को ये, टाइम को ये, तो मौलिक को क्या लिखा जाएगा, मौलिक को क्या लिखा जाएगा, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो बताइए मौलिक को क्या लिखा जाएगा, तो एम लास्ट से दूसरा लेटर, तो एम का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ओ का क्या हो जाएगा, ओ और एल का, ओ एल का कोड हो जाएगा 724। अब ई के का, तो के 5 हो जाएगा, के लास्ट लेटर है तो लास्ट लेटर 5। अब ई का कोड क्या हो जाएगा, लास्ट लेटर यानी कि 9। बताइए 72495, 72495 मतलब 63 का जो ऑप्शन चला जाएगा वो सी चला जाएगा। 63 का ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 64 नंबर पे। 64 में देखिएगा कह रहा है कि पिक विक निक मतलब शीतकाल ठंडा है, इसका मतलब ग्रीष्म काल गर्म है और इसका मतलब रात गर्म है। तो ग्रीष्म काल का कोड पूछ रहा है, तो ग्रीष्म काल इसमें है और कहीं भी नहीं है, ग्रीष्म काल और कहीं भी नहीं है। अच्छा बताइए गर्म है, गर्म है, जब दो वर्ड मैच कर रहा है तो दो कोड भी मैच कर रहा होगा, निक निक और री और री। तो बताइए ग्रीष्म काल का कोड क्या हो जाएगा 2। तो 64 का ऑप्शन ए, मतलब ग्रीष्म काल का कोड पूछ रहा है जो कि इसमें है, लेकिन गर्म है दोनों मैच कर गया, तो दो कोड मैच कर गया, तो ग्रीष्म काल का कोड क्या हो जाएगा 2। आसानी से निकल गया नहीं? ओके, अगला क्वेश्चन 68 नंबर में। अब इसको 9 चीजें दी, इसको वर्गीकृत करो। तो वर्गीकृत करेंगे तो ये जो 1 है, 7 है और 9 है, ये एक तरह का ग्रुप है, वर्गीकृत किए। अब उसके बाद 1, 7, 9, उसके बाद देखिएगा तो लेटर्स जो हो गए, एम में 3 एम में 3 लेटर, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 रेखाएं। तो पहले तो 1, 7, 9 और सॉरी देखिए 1, 7, 9 हुआ। अब 1, 7 के 9 के बाद इसमें 4 भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 भुजाएं, 1, 2, 3, 4, इसमें लेकिन 3 भुजाएं दिया हुआ है। तो 2, 5, 8 और कौन सा हो जाएगा, नहीं वो सही था, 3, 5, 8 होगा, 2, 5, 8 नहीं बल्कि 3, 5 और 8 एक तरह का दिख रहा है, 3, 5 और 8 एक तरह का हो जाएगा, वर्गीकृत करना है। अब जो बच गया वो बच गया, कौन सा बच गया है, तो 2, 4 और 6, 2, 4 और 6, इसमें मतलब क्या है, एक आकृति दिख रही है, क्या दिख रही है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर की आकृति दिख रही है, मतलब कि आंसर डी। मतलब वर्गीकृत करना है, 3 का ग्रुप बना करके 3 ग्रुप बनाना है, तो कौन सा होगा 1, 7, 3, 2, 4, 6, 3, 5, 8। चलिए फिर अगला क्वेश्चन 69 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। लिखित बिन आरेख में शहरी लोग में से राजनीतिज्ञों की पहचान कीजिए जो भ्रष्ट, मतलब शहरी भी होना चाहिए, राजनीतिज्ञ भी और भ्रष्ट भी होना चाहिए। तो शहरी भी होना चाहिए, अब उसके बाद राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए और भ्रष्ट भी होना चाहिए, मतलब शहरी होना चाहिए, अब राजनीतिज्ञ होना चाहिए
और साथ ही साथ भ्रष्ट होना चाहिए। तो बताइए कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। तो 69 का आंसर क्या हो गया? सी नंबर। 69 का ऑप्शन सी। अगला 70 से 71 नंबर कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि नई शिक्षा नीति प्रणाली में व्यापक संशोधन करना चाहती है। नई शिक्षा नीति प्रणाली में व्यापक संशोधन करना चाहती है। पहला, वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ संगत नहीं है। तो बिल्कुल सही, तब क्योंकि कोई भी चीज में संशोधन तब होता है जब वो सेटिस्फैक्शन के लायक नहीं होता है। दूसरा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनों की जरूरत है। तो बिल्कुल सही, मतलब कि दोनों के दोनों पूर्वानुमान बिल्कुल ही सही हैं। तो 70 का जो आंसर चला जाएगा वो डी चला जाएगा। 70 का आंसर डी चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर में देखिएगा। 71 में सभी छकड़े कार हैं। सी से छकड़ा हो गया और सभी छकड़े सी आर से कार हो गया। सी एच से छकड़ा, सी आर से कार, सभी छकड़े कारें हैं और सभी कारें जो हैं वो गाड़ियां हैं। इसमें तो आपको पता है कि इस डायग्राम में कुछ को तो देखते ही सही करना है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है आपसे? सभी, कि सभी छकड़े गाड़ियां हैं। तो बिल्कुल सही, सारे के सारे छकड़े गाड़ियां हैं ना, बिल्कुल सही है। और सभी गाड़ियां छकड़े हैं तो ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक, मतलब 71 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 का ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा इस चीजों को देखिएगा तो क्लॉकवाइज ऐसे मूव करवा दिया है। तो इसको भी जब क्लॉकवाइज, क्योंकि ये चीजों को अब इसको देखिएगा तो क्लॉकवाइज मूव किया, क्लॉकवाइज मूव किया, तो अब जो क्लॉकवाइज मूव करेगा वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। देखिएगा तो ये क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है यहां से। फिर यहां से देखिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो यहां से भी क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। अब ये चीजें देखिएगा, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब ये जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा। तो ये कैसा होगा? ये ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसा। तो सबसे पहले ऊपर में कौन दिया हुआ है? ये ए नंबर। एक ही बार में आंसर आ गया। 76 का आंसर ए हो जाएगा। 76 का आंसर ए। क्लियर? एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दोनों में बस यही अंतर था। 78 नंबर में देखिए, बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथा है। अब रवि जो है वो दाईं ओर से कितना है? चौथा है। रवि दाईं ओर से चौथा है और श्याम बाईं ओर से दूसरा है। अब श्याम क्या है? बाईं ओर से दूसरा है, मतलब कि सेकंड है। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लें तो रवि दाएं ओर से 9वां हो जाता है। अब जब दोनों अपना स्थान बदल लेता है, इसका मतलब रवि यहां आ गया और श्याम यहां आ गया, तो रवि क्या हो जाता है? दाईं ओर से 9वां हो जाता है। क्या हो जाता है? दाईं ओर से 9वां हो जाता है। तो श्याम की बाईं ओर से स्थिति क्या होगी? तो बताइए कि एक ही पोजीशन जब दोनों तरफ से पता चल गया तो पहले तो कुल छात्र निकाल लो। तो कुल छात्र 9 + 2 - 1 = 10 छात्र, मतलब टोटल कितने छात्र हैं? 10। अब 10 में से कह रहा है कि श्याम की बाईं ओर से स्थिति, तो अब आपसे पूछ रहा है कि श्याम की बाईं ओर से स्थिति क्या होगी। तो क्या हो जाएगा? टोटल में 1 बढ़ा देंगे, मतलब 10 + 1 11 माइनस एक तरफ से कितना है? 4 = 7th फ्रॉम अनदर एंड, तो 7वीं हो जाएगा वो। तो 78 का आंसर सी। फिर से समझो, रवि दाएं से कितना था? 4 और श्याम बाएं से 2। जब दोनों ने अपना स्थान बदल लिया तो मतलब श्याम वहां चला गया, राम यहां चला गया, तो राम दाएं से 9 हो जाता है। तो एक ही पोजीशन आपको दोनों तरफ से पता चल गया, तो कुल छात्र निकाल लिए 10, दोनों रैंकों का योग -1। अब 10 में से श्याम तो अब यहां आ चुका है, तो कह रहा है श्याम बताइए दाईं ओर से कितना? तो वो बाईं ओर से कितना है? 4, और टोटल 10 निकाले हैं तो बाईं ओर से भी निकाल लिए। क्लियर? क्लियर है ना? 78। आगे बढ़े 79 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। नीचे देखिए, शब्द के अक्षरों की श्रृंखला हर विकल्प में अक्षरों के सामने दी गई है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए।
नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों की संख्या हर विकल्प में अक्षरों के सामने दी गई है, यही ना, तो क्या हो जाएगा? अब इसमें देखिए श्रृंखला, m को कितना बार यूज किया गया है? 2 बार, तो m2 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 चलिए सब में है, ठीक है। अब e को कितना बार यूज किया गया है? e को 1 बार और 2 बार यूज किया गया है, तो e2 3, मतलब ये गलत है, e2 और e3 गलत है, मतलब ए सी में से कोई एक आंसर होगा। अब a को कितना बार यूज किया गया है? तो a को केवल 1 बार यूज किया गया है, तो मतलब कि a नंबर गलत होगा, a को 2 दे दिया है, मतलब आंसर सी, 79 का आंसर सी। मतलब सारे लेटर को वो कैसे यूज किया है? तो m को 2 बार, तो m2 m2 सब जगह था। अब e को 2 बार यूज किया गया, तो e2 e2 है, लेकिन ये e3 कर दिया, गलत हो गया। अब आपका आंसर ए होगा या सी? अब एक को तो एक ही बार यूज किया गया, तो यहाँ 2 कर दिया, इसीलिए 79 का आंसर सी। बाकी आप मिला लो सी नंबर में, एस 2 बार यूज किया गया है, अरे यहाँ पे छूटा हुआ मेजरमेंट्स होगा शायद। ई को 3 बार, ओहो देखिए जरा फिर से देखिए, m को कितनी बार यूज किया गया है? 1 2, तो m2 खैर सब में है। ई को कितनी बार यूज किया गया है? 1 2 और 3 बार यूज किया गया है, तो e2 मतलब a नहीं होगा, c नहीं होगा, b या d में से होगा। अब उसके बाद देखिएगा, तो a को आपको एक ही बार यूज किया गया है, a आपका एक ही बार यूज किया गया है, a तो और कहीं नहीं है, तो a1 a1 दोनों में दिया हुआ है, s1 s1 दिया हुआ है, u2 u1, u को चेक कीजिएगा तो पता चल जाएगा, u तो एक ही बार दिया हुआ है, यहाँ पे u2 कर दिया है, तो गलत आंसर डी हो जाएगा, सॉरी 79 का आंसर डी। क्लियर? अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। लब को कूट भाषा में 27 लिखा जाए तो कम को कैसे लिखेंगे? लब को कूट भाषा में 27 लिखा जाए तो उसको कैसे लिखेंगे? आप एक चीज देखिएगा, एल ओ वी और ई इज इक्वल टू 27 दिया हुआ है, तो इस दोनों को जोड़िए तो 27 आता है, और इस दोनों को भी जोड़िए तो 27 आता है ना? क्या आता है? 27 आता है। तो सेम चीजें आपको यहां पर भी किया गया है, सेम चीजें यहां पर भी 27 लिख दिया गया है। तो सेम यहां पर COME, तो CO को जोड़ते हैं तो 18 होता है, और ME को जोड़ते हैं तो 18 होता है, मतलब आपका आंसर क्या चला गया? बी। तो 80 का आंसर बी। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला सवाल 83 नंबर देखिएगा। अब ये किया कुछ नहीं है, एक लेटर को छोड़ा एक को लिया, फिर एक लेटर को छोड़ा एक को लिया, फिर एक लेटर को छोड़ा एक को लिखा, मतलब कि ए और आर यहां पे लिख दिया। तो हम भी क्या करेंगे, एक एक लेटर को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ए एल फिर ए और ये, मतलब क्या हो जाएगा? ए एल और भी, ए एल भी, मतलब कि 83 का आंसर डी। मतलब अल्टरनेट लेटर ले रहा है, क्या ले रहा है? वो अल्टरनेट लेटर का ग्रुप ले रहा है, अल्टरनेट लेटर का ग्रुप ले रहा है वो। क्लियर? अगला 85 नंबर। अब एक बात बताओ, जब ये यहां पर खुला तो यहां पर भी खुलेगा, यहां पर भी चारों कॉर्नर पे खुलेगा, तो ए डी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, बी में, ए में नहीं दिया हुआ है। अब आपको पता है कि इस तरह से यहां पर एक पूरा बड़ा सा स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, इस तरह से पूरा चारों तरफ से बनेगा, बनेगा ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा।
अब जरा एक चीज देखिएगा, यहां पर क्या कह रहा है कि इसको फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया और ऐसे कटिंग किया गया, और यहाँ पे गड़बड़, फिर ऐसे करके यहाँ पे कटिंग किया गया है ना। तो फिर खोलने के बाद क्या बनेगा। अब एक चीज़ बताओ कि सर्कल एक यहाँ है तो एक सर्कल यहाँ होगा, एक सर्कल यहाँ होगा और एक सर्कल यहाँ होगा। तो 4 सर्कल चारों तरफ डी में नहीं दिया हुआ है, यहाँ है बी और सी में है। अब रह गई बात, ये जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, हॉरिजेंटली बनेगा नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये कैसा बनेगा, तो ये बनेगा एक यहाँ से ऐसे बनेगा और यहाँ से ऐसे, मतलब लंबा तरह का बनेगा। तो सी नहीं बल्कि बी बनेगा। बी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन दे दिया है, देखो बी नहीं होना चाहिए, सी नंबर, क्योंकि ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे रहा है लेकिन आयत, जबकि बनेगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा तो ये पूरा इस तरह से बनेगा, है ना, इस तरह से बनेगा, तो पूरा ये इस तरह से लंबा खुलेगा। तो सी नंबर आंसर, 85 का आंसर सी। क्लियर। 86 नंबर, 86 में कह रहा है कि नाइट्रोजन, वायु और बर्फ। वायु में आपको पता है नाइट्रोजन का मात्रा होता है और बर्फ जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। आंसर 86 का बी नंबर, 86 का आंसर बी। 87 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, लेकिन शब्दों को शब्दकोश माने वाले क्रम के अनुसार से लिखें। तो देखिएगा 3 लेटर एम से हैं और 2 लेटर ये, तो NAILE और NAILG। तो NAILE पहले ये क्या हो जाएगा 1 और 2, ये तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, आपको भी पता है क्योंकि ये N से स्टार्टिंग के लेटर है। अब देखिएगा MA, MO और ME, तो सबसे पहले MA वाले होंगे यानी कि 3, फिर ME वाले होंगे 5 और फिर MO वाले होंगे 4, मतलब 3 5 4 1 2, 3 5 4 1 2 का मतलब 87 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। 87 का आंसर ए। क्लियर है। 88 नंबर में देखिए, 88 में A B C तो क्या हो जाएगा D, फिर B D F तो क्या हो जाएगा H, C F I तो L हो जाएगा, D H L, ऑप्शन से D। 88 का आंसर डी। पहले में +1 हो रहा है, दूसरे में +2 हो रहा है और तीसरे में +3 हो रहा है। आंसर आपका क्या चला गया, डी नंबर, 88 का डी। 89 नंबर में देखिए क्या किया गया। देखिए ये किया क्या है, तो 3 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर और +11 किया है तो 45 आ गया। देखिए 3 तिया 9 और 25, 25 9 34 और 11 45। उसी इस दोनों का स्क्वायर कर रहा है और इसको जोड़ रहा है, इस दोनों का स्क्वायर कर रहा है इसको जोड़ रहा है। देखिए इसमें भी वही किया है, 2 का स्क्वायर 4 + 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40 आप +4 कीजिए तो आपको 44 मिल जाता है। तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, जरा बताइए क्या करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो बताइए कितना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64 और 64 9 73 और +7 = 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80, यानी कि 89 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 89 का आंसर सी। क्लियर। तो फर्स्ट और थर्ड का स्क्वायर और सेकंड को जोड़ रहा है तो लास्ट यानी कि 45 आ जा रहा है, 44 आ जा रहा है, इस तरह से 80 आ जा रहा है। क्लियर। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए
कह रहे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको पता है कि इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं, 8 त्रिभुज बनते हैं। तो 8 इधर बना और 8 इधर बना, 16। लेकिन एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बना और एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बना, तो मतलब 8 + 8 + 2 = त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगी वो 18 हो जाएगी। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 90 का आंसर बी। अगला 95 नंबर। 95 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। ये टोटल है कितना, पहले जोड़ लो। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, मतलब ये जो है वो 3 3 का ग्रुप बना रहा है, 3 3 का ग्रुप बना रहा है। तो देखिएगा mn और तीन ही लेटर दिया हुआ था MNL। इसमें क्या मिसिंग है, L। इसमें क्या मिसिंग है, N। इसमें क्या मिसिंग है, N। इसमें क्या मिसिंग है, N। इसमें क्या मिसिंग है, M। और इसमें क्या मिसिंग है, M। तो देखिएगा NML MNL, NML MNL, NML MNL, मतलब कि मिल गया हमको। जैसे ही बांटे तो आंसर क्या आ गया, NMNNL। NMNN मतलब कि NMNN और L का मतलब 95 का जो ऑप्शन होगा वो डी चला जाएगा। 95 का ऑप्शन डी। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन 96 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रेम को अगर ये लिखा जाता है, स्टोनी को ये लिखा जाएगा, तो रेस्ट को क्या लिखा जाएगा, RESTS, बस RESTS और सेकेंड लेटर U। ये क्वेश्चन वैसा नहीं है। देखिएगा फ्रेम को क्या कोड किया जा रहा है, OUGVH। इसने किया क्या है तो जरा ध्यान दो। इसने किया है कि F से H मतलब कि +2 किया है, R से भी +4 किया है, फिर A से G +6, M से U +8 और यहाँ से +10, मतलब कि +2 +4 +6 +8 इस तरह से कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है रेस्ट का, RESTS, रेस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो R का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग को भी क्या करना है कि +2 +4 +6 +8 और +10 करना है, लेकिन लिखने हैं बाद में। तो R में 2 जोड़ेंगे तो T लास्ट में लिखेंगे। अब E में 4 जोड़ेंगे तो I यहाँ पे हो जाएगा, S में 6 जोड़ेंगे तो Y हो जाएगा, T में 8 जोड़ेंगे तो B हो जाएगा, और S में 10 जोड़ेंगे तो 19 10 29 मतलब कि C हो जाएगा। तो CBYIT, CBYIT मतलब 96 का आंसर A हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी लास्ट कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन लॉजिक क्या है, +2 +4 +6 +8 +10, लेकिन लिखना कैसे है, लास्ट से, क्योंकि रिवर्स करके उसने लिखा है, ठीक है। 96 क्लियर। इसके बाद भी है क्या क्वेश्चन, नहीं, 96 तक। तो चलिए ये सेट आपका सेट नंबर 19 कंप्लीट होता है। हम लोग बहुत जल्द अगले सेट में मिलते हैं, सेट नंबर 20 में। तब तक के लिए बाय सभी को। लिख लीजिएगा जरा इसको जल्दी से आप लोग।